पादपों में लैंगिक जनन में आज हम लोग पढ़ेंगे पर परागण से लाभ क्या है और पर परागण से हानियां क्या है और पर परागण और स्वपरागण में अंतर क्या है, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे एक अच्छे से नोट्स आपका बनता रहे। तो आप सभी विद्यार्थी पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए कि पर परागण के लाभ, मतलब पर परागण से लाभ क्या है। तो पर परागण से लाभ जो है निम्न है। पहला लाभ क्या है, पर परागण से नई जातियां उत्पन्न होती हैं। मतलब पर परागण से जो पौधों में जो नई जातियां क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। दूसरा जो है इसका लाभ है कि पर परागण द्वारा रोग अवरोधक जातियां तैयार की जा सकती है। मतलब पर परागण के द्वारा जो रोग अवरोधक जातियां जो हैं तैयार किया जा सकता है। तो दूसरा जो लाभ आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीसरा लाभ है पर परागण के फलस्वरूप बने बीज संख्या में अधिक और स्वस्थ होते हैं। मतलब पर परागण से फलस्वरूप जो बने जो बीज होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, अधिक होती हैं और वह क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं। और चौथा जो इसका जो विशेषता है, पर परागण से खराब लक्षण बाहर हो जाते हैं। तो पर परागण से जो खराब लक्षण होते हैं पौधों के अंदर वह क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो पर परागण से लाभ जो है आपको 4 बताया गया। ये चारों लाभ अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपको यह लाभ क्या होगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे पर परागण से हानियां। क्या हानियां हैं, तो इसका हानियां जो है निम्न है। पहला क्या है, इसमें परागकण अधिक संख्या में बनते हैं और व्यर्थ होते हैं। मतलब जो पर परागण में जो पराग कण होते हैं वह अधिक संख्या में बनते हैं, लेकिन क्या हो जाते हैं, वह व्यर्थ हो जाते हैं, मतलब वह खराब हो जाते हैं। दूसरा जो होता है उनसे हानियां, पादपों का पर परागण गंध और मकरकंद बनाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। तो दूसरा जो हानियां हैं, पादपों के जो परागकण गंध और मकरकंद बनाने के लिए बहुत अधिक क्या होता है, ऊर्जा को व्यय करना पड़ता है। तो पर परागण के 2 हानियां हो गया। अब तीसरा हानियां क्या है, तो तीसरा हानियां है कि पर परागण के लिए पादपों को विभिन्न युक्तियां जैसे कीट, वायु, जल, पक्षी आदि पर निर्भर रहना होता है। पर परागण के जो पादप होते हैं, पौधे होते हैं, उसमें युक्तियां जैसे कीट है, वायु है, जल है, पंछी है आदि पर क्या होते हैं, निर्भर होता है। क्योंकि कल के वीडियो में बताया गया कि पर परागण की कितनी विधियां होती हैं। तो पर परागण की विधियां जो है 3 हैं। क्या है, वायु द्वारा, जंतु द्वारा, जल द्वारा परागण होता है। तो यहाँ पर जो पादप होंगे, पर परागण में जो पौधे होते हैं उसमें कीट, वायु, जल, पंछी पर क्या रहते हैं, निर्भर होते रहते हैं। पांचवा जो हानियां हैं, अगला जो हानियां है यह आर्थिक दृष्टिकोण से पौधों के लिए नहीं होता है। मतलब ये आर्थिक दृष्टिकोण मतलब पैसे के रूप में अगर देखा जाए तो यह पौधों के लिए क्या है, नहीं होता है। आर्थिक का मतलब होता है व्यय, मतलब पैसे की बात यहाँ पर है। तो यह आर्थिक दृष्टिकोण से पौधों के लिए नहीं होता है। पांचवा है, इसमें किसी जात के अच्छे लक्षण धीरे धीरे हल्के हो जाते हैं। तो इसमें टोटल 5 जो है हानियां हैं। इस हानियां को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे 2 बार पढ़ लीजिए। आपको पर परागण की हानियां जो है आपको याद हो जाएगा। तो पर परागण से लाभ और पर परागण से हानियां आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखेंगे पर परागण तथा स्वपरागण में अंतर क्या। तो अब यहाँ पे आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में हेडिंग नोट कर लीजिए कि पर परागण तथा स्वपरागण में अंतर, और 2 कॉलम बना लीजिए और एक कॉलम में लिखिए पर परागण और दूसरा कॉलम लिखिए स्वपरागण। बहुत ही आसान अंतर है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है।
पहला अंतर होगा एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकार्ग पर पहुंचने की क्रिया है। मतलब पर परागण जो होता है वह एक पुष्प के जो परागकण होते हैं उसी जाति के दूसरे पादप मतलब दूसरे पौधे पे के पुष्प के वर्तिकार्ग पर पहुंचने की क्रिया होता है। और यह जो होता है स्वपरागण जो होता है एक पुष्प के परागकण के उसी पुष्प के, ध्यान दीजिएगा, उसी पुष्प के वर्तिकार्ग पर पहुंचने की क्रिया है। यह क्या है? उसी जाति के दूसरे पादप, यह दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकार्ग पर पहुंचने की क्रिया है। और यह जो है कि एक पुष्प के परागण जो उसी पुष्प के वर्तिकार्ग पर पहुंचने की क्रिया है। दूसरा जो है इसका अंतर है प्रायः पुष्प एक लिंगी होते हैं। मतलब पर परागण में जो होते हैं प्रायः जो पुष्प होते हैं वह क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। और इसमें जो होता है इसमें पुष्प जो होते हैं द्विलिंगी होते हैं। तो समझ में आ गया होगा दूसरा अंतर क्या है कि इसमें जो पुष्प होंगे वह एक लिंगी होंगे और इसमें जो पुष्प होते हैं वह क्या होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। अब तीसरा अंतर क्या है? इसमें पुष्प सुगंधित एवं रंगीन होते हैं। मतलब पर परागण में जो पुष्प होते हैं वह सुगंधित होते हैं और रंगीन होते हैं। इसमें जो होते हैं पुष्प जो होते हैं सुगंधित एवं रंगहीन होते हैं। इसमें रंगीन होते हैं तो इसमें क्या है? रंगहीन होते हैं। तो कितना आसान अंतर है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है अंतर पे, आपको अंतर याद हो जाएगा। और चौथा अंतर समझेंगे, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। मतलब पर परागण में माध्यम की आवश्यकता पड़ती है और स्वपरागण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको चार आसान अंतर बताया गया जिससे आप यह अंतर आसान विधि से आप याद कर लें। तो यह अंतर को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट करिए और 2 बार पढ़िए, अंतर आपको अच्छे से क्या होगा? याद हो जाएगा। बहुत ही आसान अंतर समझेंगे। थैलीकरण क्या है? तो थैलीकरण के द्वारा वर्तिकार्ग को ढक दिया जाता है। जो थैलीकरण के द्वारा जो वर्तिकार्ग होते हैं उसे क्या किया जाता है? ढक दिया जाता है, जिसकी वजह से परागकण वर्तिकार्ग पर नहीं पहुंचते हैं। इस क्रिया को थैलीकरण कहते हैं। तो थैलीकरण के द्वारा जो वर्तिकार्ग को ढक देते हैं जिसके वजह से जो परागकण होते हैं वह वर्तिकार्ग पर नहीं पहुंचते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? थैलीकरण कहते हैं। या त्रिसंयोजन क्या होता है? तो त्रिसंलयन या त्रिसंयोजन की परिभाषा बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, परिभाषा आपको याद हो जाएगा। तो त्रिसंलयन का नाम, अब त्रि मतलब ध्यान देंगे, त्रि मतलब 3। तो 3 क्या, इसमें 3 क्या है कि इसका नाम त्रिसंलयन रखा गया है? तो नर तथा मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज बनता है। आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, इसके पहले पिछले वीडियो में भी बताया जा चुका है कि जब नर तथा मादा युग्मक से जब मिलने से क्या बनता है? युग्मनज का निर्माण होता है और अंत में जो है भ्रूण बनता है। तो जो अंतः जो हमें क्या है? भ्रूण बनता है। दूसरे नर युग्मक एवं द्वितीयक केंद्रक के बीच संलयन त्रिसंलयन कहलाता है। तो दूसरी नर युग्मक एवं द्वितीयक केंद्रक के बीच जो संलयन है उसे क्या कहेंगे? त्रिसंलयन कहलाता है। या इसका दूसरा परिभाषा भी लिख सकते हैं कि एक नर युग्मक तथा द्वितीयक केंद्रक के मिलने को क्या कहते हैं? त्रिसंलयन कहते हैं। कितना आसान है, एक नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक के मिलने को क्या कहेंगे? त्रिसंलयन कहते हैं। तो द्वितीयक मतलब 2 यह हो गया और यह 1 यह है, तो मिलकर के कितना हुआ? 3 हुआ, तो इसलिए इसका नाम रखा गया त्रिसंलयन। तो त्रिसंलयन की परिभाषा आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपको परिभाषा याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे असंजनन क्या है। असंजनन क्या, यह जो क्वेश्चन है कई साल की परीक्षा में आ चुका है, तो इसका परिभाषा बहुत ही आसान है।
तो यहाँ लिख सकते हैं पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन तथा अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही नए पौधों की उत्पत्ति हो जाती है। इस घटना को असंगजनन कहते हैं। तो ध्यान देना है, पौधों के जो जीवन चक्र है उस जीवन चक्र में युग्मक संलयन तथा अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही पौधों की क्या हो जाए, उत्पत्ति हो जाती है। इस घटना को असंगजनन कहते हैं। इसकी खोज जो है विक्टर नामक वैज्ञानिक ने सन 1908 में की थी। तो समझ में आ गया होगा असंगजनन का मतलब क्या है। पौधों के जो जीवन चक्र में युग्मक संलयन होता है, युग्मक संलयन का मतलब यह होता है कि नर और मादा युग्मक के मिलने को क्या कहते हैं, युग्मक संलयन कहा जाता है। और उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। लेकिन यहाँ पे जो है असंगजनन में क्या है, युग्मक संलयन तथा अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही नए पौधों का उत्पत्ति होती है। इस घटना को असंगजनन कहते हैं। और इसका जो खोज किसने किए थे, तो विक्टर नामक वैज्ञानिक ने सन 1908 ईस्वी में किए थे। जैसे में उदाहरण लिख सकते हैं, वह क्या है उदाहरण, तो आलू होता है। तो आलू में क्या है, असंगजनन पाया जाता है। तो इस एग्जाम्पल को और इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, परिभाषा को अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता मतलब भ्रूण जो है एक से अधिक हो उसे को क्या कहेंगे, बहुभ्रूणता कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। मतलब जो एक बीजांड के अंदर जो बीज में एक से अधिक जब भ्रूण हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। इसकी खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1791 में संतरे के बीजों में की थी। मतलब इसका प्रयोग किस फल में किया गया था, तो संतरे के फल में प्रयोग किया गया था। इस संतरे के फल में जो है अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, इसी को क्या कहेंगे, बहुभ्रूणता कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा, नाम से ही परिभाषा है। बहुभ्रूणता का अर्थ है कि एक से अधिक भ्रूण का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। और इसकी जो खोज किस सन में हुआ था, तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1791 ईस्वी में संतरे के बीजों का प्रयोग करके इसका खोज की थी। तो जैसे में एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, संतरा जो है, संतरा के अंदर जो है बहुभ्रूणता पाया जाता है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे अनिषेक फलन। यह जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन भी कई साल के परीक्षा में आ चुका है कि अनिषेक फलन क्या होता है। तो यहाँ जो अनिषेक मतलब बिना निषेचन के द्वारा ही फल का निर्माण होना अनिषेक फलन कहलाता है। मतलब यहाँ निषेचन की क्रिया नहीं होती है और फल का जो है निर्माण हो जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, अनिषेक फलन कहा जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अनिषेक फलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पुष्प बिना निषेचन के ही फल का निर्माण कर देता है, अर्थात मादा युग्मक अकेले ही फल का निर्माण कर दे तो उसे क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। कितना आसान है कि यह जो है परिभाषा बिना निषेचन के द्वारा ही क्या हो जाए, फल का निर्माण हो जाए, उसी को अनिषेक फलन कहा जाता है। जैसे क्या है, अंगूर और केला जो है इसमें जो है निषेचन की क्रिया नहीं होता है, फिर भी जो है फल का निर्माण हो जाता है। तो यह परिभाषा जो है बहुत ही आईएमपी है। तो इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे 2 बार पढ़िए, परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अनिषेक जनन क्या होता है। तो अनिषेक जनन क्या है कि जब मादा अकेले ही भ्रूण कोश का निर्माण कर ले और नई संतान उत्पन्न कर ले, तो इस
इस क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। अब यहाँ जब केवल मादा, इसमें नर नहीं, केवल मादा अकेले ही किसका निर्माण कर ले, भ्रूण कोश का निर्माण कर ले और नई संतान उत्पन्न कर ले, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहा जाता है। कितना आसान है कि अनिषेक जनन में नर का इसमें आवश्यकता नहीं है, केवल मादा ही भ्रूण कोश का निर्माण करता है और नई संतान को उत्पत्ति करता है, तो अनिषेक जनन कहलाता है। तो अनिषेक जनन की भी परिभाषा आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे भ्रूणपोष। भ्रूणपोष क्या होता है, तो भ्रूणपोष एक पोषक उत्तक है जिसका निर्माण पुष्पी पादपों में निषेचन के पश्चात होता है। मतलब जो भ्रूणपोष जो होता है वह क्या है, पोषक उत्तक होता है और इसका जो निर्माण कब होता है, जब निषेचन के पश्चात भ्रूणपोष भ्रूण के विकास एवं बीज अंकुरण के समय इसका प्रयोग होता है। तो भ्रूणपोष क्या है, तो यहाँ लिख सकते हैं भ्रूणपोष एक पोषक उत्तक है जिसका निर्माण पुष्पी पादपों में निषेचन के पश्चात, निषेचन के पश्चात मतलब जो निषेचन की क्रिया जो संपन्न हो जाएगी उसके बाद जो है भ्रूणपोष भ्रूण के विकास एवं बीज अंकुरण के समय उपयोग में आता है। तो उपयोग में कब आता है, आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि जब जो है निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है तो जो भ्रूणपोष होता है भ्रूण के विकास एवं बीज जो अंकुरण के समय उपयोग में आता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे भ्रूणकोश के प्रकार। भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं, तो विकास के आधार पर देखा जाए तो भ्रूणपोष जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है केंद्रीय भ्रूणपोष और दूसरा का नाम है कोशिकीय भ्रूणपोष और तीसरा का नाम है हेलाबियल भ्रूणकोश। यह 3 भ्रूणकोश है। अब 3 भ्रूणकोश के बारे में अच्छे से समझेंगे। समझने से पहले हम लोग पढ़ेंगे अब भ्रूणपोष के कार्य क्या है और उसके बाद ये तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब यहाँ नोट कर लेंगे कि भ्रूणपोष के कार्य, इसका कार्य क्या है। तो भ्रूणकोश का कार्य जानेंगे कि भ्रूणपोष की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के रूप में भोज्य पदार्थ पाया जाता है। जो भ्रूणपोष होते हैं उसके कोशिकाओं में जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के रूप में भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं जो कि भ्रूण परिवर्धन में भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो जो भ्रूणकोश होते हैं उसके अंदर जो होते हैं क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के रूप में भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं जो भ्रूण परिवर्धन में भ्रूण के पोषण में प्रदान करता है। तो इसका जो कार्य है तो यह कार्य को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब इसका दूसरा कार्य क्या है, दूसरा कार्य है कुछ पौधों के कोशिकीय भ्रूणपोष में चूसकांग पाए जाते हैं जो कि भ्रूणपोष अथवा उसके बाहर उपस्थित कोशिकाओं से भोजन को चूषण करते हैं। मतलब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें कोशिकीय भ्रूणपोष में चूसकांग का मतलब ये होता है कि इसके अंदर भोजन का जो है चूषण करते रहते हैं, मतलब चूसते रहते हैं। तो यह चूषण का अर्थ समझ में आ गया कि उपस्थित कोशिकाओं से भोजन को क्या करते हैं, चूषण करते हैं। तीसरा जो इसका उपयोग है बीज के अंकुरण के समय भ्रूणपोष नवोद्भिद को भोजन प्रदान करता है। तो यह 3 आप विशेष इसका गुण बताया गया। तो 3 गुण को आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप
सभी विद्यार्थी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और नोट्स को बनाते चलिए। प्रतिदिन जो है आप सभी विद्यार्थी नोट्स को बनाते चलिए, जिससे एक अच्छे से नोट्स भी बनता रहे।